हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, हाउ आर यू ऑल एंड वेलकम टू डिफेंस रेवोल्यूशन। सो इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम बात करेंगे जो आपका एफकैट 1 2026 जो होने वाला है। ठीक है, ये बाकी प्रीवियसली जितने भी आपके एफकैट के एग्ज़ाम्स हुए हैं उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और काफ़ी सारे चेंजेस यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो नोटिफिकेशन में हर एक चीज़ डिटेल में बात की गई है। तो इस वीडियो में मैं इस नोटिफिकेशन को डिटेल में आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, जहाँ एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होगा, क्या क्या चेंजेस है, सिलेबस में भी बहुत सारे चेंजेस हैं और मोर इम्पॉर्टेंट ये एग्ज़ाम जो यूजुअली फरवरी में होता था अब वो जनवरी में होने वाला है, यानी अब आपके पास टाइम भी बहुत कम है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और विल स्टार्ट विद दिस कि जहाँ पे हम सबसे पहले जो मेजर चेंज यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है कि जो बॉडी पहले जो एफकैट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी वो हुआ करती थी सी डैक पहले कंडक्ट कराती थी। ये पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये जो बॉडी है वो चेंज हो गई है और वो बॉडी EDCIL अब आप देखोगे अब ये पूरी की पूरी वेबसाइट भी डिफरेंट हो गई है। इसी वेबसाइट पे आपके फॉर्म फिलिंग भी होंगे। अर्लियर ये फॉर्म फिलिंग 10 नवंबर से स्टार्ट होने वाले थे, बट डेट पोस्टपोन करके अब इसको 17 नवंबर यानी 1100 आवर्स यानी कि मॉर्निंग 11 AM और 14 दिसंबर तक ये फॉर्म फिलिंग चलेगी। ठीक है, और ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट यहाँ पे मेंशन है, यही वेबसाइट पे आप जाके अपना फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। मोर इम्पॉर्टेंट, इन्होंने एग्ज़ाम की डेट अभी ही नोटिफिकेशन में कंफर्म कर दी है। ठीक है, दैट इज़ योर 31 जनवरी 26 यानी कि सैटरडे को एग्ज़ाम होगा। अब बात ये आती है कि सर पहले तो एग्ज़ाम शिफ्ट में होता था, क्या इस बार भी शिफ्ट नहीं होगा? एज़ पर नोटिफिकेशन टिल, मैं इस वीडियो को 30 नवंबर को बना रहा हूँ। ठीक है, टिल 13 नवंबर जब ये नोटिफिकेशन पूरी तरह रिलीज़ हो गया है तब तक में सिर्फ अभी तक फर्स्ट शिफ्ट ही मेंशन है, यानी कि एक शिफ्ट में ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की बहुत हाई चांसेस है कि एक ही दिन में यानी सैटरडे को ही होगा, दैट मीन्स 31 जनवरी। ठीक है, और अगर बताऊं कि यानी कि आज जब मैं अगर वीडियो बना रहा हूं तो ऑलमोस्ट आपके पास रफली आपके पास 78 टू 79 डेज हैं। ठीक है, और अगर मैं और इसको थोड़ा सा एक्यूरेटली बताऊं कि आपके पास सिर्फ 75 डेज हैं अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए। सो देखो, जो एग्ज़ाम जो लोग पहले से एफकैट एग्ज़ाम क्लियर करते आए हैं, जिन्होंने 3-4 बार 5 बार 2 बार ऑलरेडी एग्ज़ाम निकाला हुआ है, उनके लिए दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत कहाँ होती है? स्पेशली जो फ्रेशर्स आते हैं। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को सुनना। इफ़ यू आर अपेयरिंग फॉर वेरी फर्स्ट टाइम तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या चेंजेस इस बार आए हैं और आपको इस बार मेहनत किस तरीके से करनी है, क्योंकि काफ़ी सारे चेंजेस आपकी प्रिपरेशन में भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे फ्रंट पेज जो है नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग ब्रांच, कोर्स नंबर और वैकेंसीज़ के बारे में कि किस किस में क्या क्या चेंज, और वैकेंसीज़ भी इस बार अच्छी आई हैं काफ़ी ज़्यादा। जैसे कि अगर आप देखोगे मेन SSC में 100 है, AE इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए। अभी मैं इसको बताऊंगा ये AE वगैरह क्या है, आगे जाके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और ये आपका इलेक्ट्रिकल है, ये आपका मैकेनिकल है। ठीक है, शॉर्ट सर्विस कमीशन। और मोर ओवर पहले अब से पहले और बीच में आफ्टर 2022 से टिल 2025 जो इस बार एग्ज़ाम हुआ, इन 2-3 सालों में एयरफोर्स ने जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए उनमें परमानेंट कमीशन नहीं था। ठीक है, लेकिन अब वापस से परमानेंट कमीशन जो है टेक्निकल के लिए आ गया है, टेक्निकल के लिए आया है। नॉन टेक के लिए परमानेंट कमीशन नहीं है। देखो, ठीक है, नॉन टेक के लिए नहीं है, ध्यान रखना, टेक्निकल के लिए आया और फ्लाइंग के लिए भी नहीं है। ठीक है, अगर आपको फ्लाइंग यानी कि आपको अगर पायलट बनना है तो वो CDS एंट्री ही है आपके लिए सिर्फ। ठीक है, CDS एंट्री में आपको AFA के लिए कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी, जो सबसे हाईएस्ट जाती है, IMA से भी ज़्यादा जाती है, वो चीज़ है। अगर आपको फ्लाइंग ऑफिसर बनना है यानी कि एयर का या आप कह लो कि फाइटर पायलट बनना है तो वो कहीं ना कहीं आप एयरफोर्स के CDS के थ्रू ही एयरफोर्स एंट्री जा सकते हो। एफकैट नहीं प्रोवाइड करा, लेकिन टेक्निकल ब्रांच के लिए जो है वो परमानेंट कमीशन अब आ गई है। ठीक है, वुमेंस की वैकेंसी भी अच्छी है इस बार इंजीनियरिंग ब्रांच एंड वेपन सिस्टम में। मेन की 21, एडमिनिस्ट्रेशन मैन 48, लॉजिस्टिक्स, अकाउंट्स, एजुकेशन एंड मेट्रोलॉजी। इनके बारे में क्या क्या इनके आगे मैं डिटेल्स में आपको बात कर लूँगा। ठीक है, वेपन सिस्टम वुमेन के लिए 5, एडमिन के लिए 12, लॉजिस्ट 2, अकाउंट्स 2, एजुकेशन 2 एंड मेट्रोलॉजी 2। ठीक है, देन 10% सीट्स फॉर CDSE, उनके लिए परमानेंट कमीशन के लिए जो मैंने बताया कि आप CDS एंट्री के थ्रू ही परमानेंट कमीशन लेते हो, वो 10% वहाँ रिजर्व है एंड 10% सीट फॉर एफकैट वैकेंसीज फॉर SSC शॉर्ट सर्विस के लिए, यानी कि NCC स्पेशल एंट्री। ठीक है, ये NCC स्पेशल एंट्री के लिए है, जिन लोगों ने NCC जो है वो एयर विंग से करा है उनके लिए। ठीक है, परमानेंट कमीशन फॉर मेन एंड SSC फॉर मेन एंड वुमेन बोथ। वुमेन के लिए परमानेंट कमीशन फिर भी यहाँ पे नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, ये मेन के लिए है। ठीक है, परमानेंट कमीशन शॉर्ट सर्विस जो है वो मेन एंड वुमेन दोनों के लिए। तो ये है आपकी वैकेंसी। सबसे पहले एफकैट एंट्री एंड NCC स्पेशल एंट्री दोनों का ही इसी के अंदर है। ठीक है, NCC स्पेशल एंट्री आपकी डायरेक्ट एंट्रीज होती हैं। ओके, जिन्होंने NCC एयर विंग से करा हुआ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये रहे आपके टाइप्स ऑफ कमीशन। लिखा है परमानेंट कमीशन फॉर मेन एंड वुमेन। ज्वाइनिंग परमानेंट कमीशन, जैसे मैंने बताया वुमेन के लिए परमानेंट कमीशन कहाँ से, सिर्फ इंजीनियरिंग से है, ठीक है, यहाँ से है इंजीनियरिंग, नो यहाँ से है, सॉरी, दिस इज तीन जो सीट्स हैं वुमेन परमानेंट कमीशन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए। देखिए AEL जो है आगे है, नेक्स्ट उसमें मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, उसमें कोर्सेज लिखे हुए हैं, जैसे कि AEL एंड AEM वुड कंटिन्यू टू सर्व टिल द एज ऑफ सुपर एंड एनुटेशन इन देयर रिस्पेक्टिव ब्रांच एज पर देयर रैंक, ठीक है। शॉर्ट सर्विस के लिए अगर बात करें तो ये ड्यूरेशन 10 ईयर्स की होती है, जिनको डाउट होता है कि शॉर्ट सर्विस कितनी होती है, फिर 4 ईयर्स का एक्सटेंशन मिलेगा, तभी मिलेगा। सर्विस रिक्वायरमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज, विलिंगनेस, सूटेबिलिटी एंड मेरिट बेस पे रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना। मतलब यूजुअली 10 ईयर्स तो मिनिमम सर्विस आपने करनी है, उसके आगे 4+ मिलेगा नहीं मिलेगा, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स जो यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर अगर बात करें क्या शॉर्ट सर्विस वालों को परमानेंट कमीशन मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। उसमें यहाँ लिखा हुआ है इन्होंने, would be considered subject to service requirements, availability, willingness, suitability, merit as per the prevailing policies on the subject, ठीक है। तो अगेन ये सारे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करेगा कि जब आप 4 ईयर्स का एक्सटेंशन ले लो तो क्या उसके बाद आप परमानेंट कमीशन के लिए जा सकते हो या नहीं जा सकते हो, डिपेंड करता है इन सारे फैक्टर्स पर। एक और चीज़ जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डाउट जनरली कैंडिडेट्स में रहता भी है, कि जो SSC ऑफिसर्स हैं उनको किसी भी तरह की पेंशन नहीं मिलती है, यानी अगर आप 10 ईयर की सर्विस करके अगर आप छोड़ भी देते हो तो पेंशन नहीं मिलेगी, नॉन एंटाइटल फॉर ग्रांट ऑफ पेंशन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अब एज का जो बहुत लोगों को डाउट रहता है, अब ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ, फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो आई विल मैंशन हेयर 8950027881, ये मेरा कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप नंबर है। आप यहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी क्वेरीज जो हैं वो पूछ सकते हैं, ठीक है। मेक श्योर आप व्हाट्सएप ही करें इस पर, ठीक है। तो इस नंबर पे आप जो भी एज के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो तो कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीज़ें, अगर मैं इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लेना, फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। मैं कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें डिटेल में इसी वीडियो में बता दूँ, कोई डाउट आपका रहे ना, ठीक है। देन फ्लाइंग ब्रांच में अगर बात करें तो एफकैट एनसीसी, अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए यानी कि पायलट के लिए जा रहे हैं तो उसमें 20 to 24 ईयर्स रहती है एज रेंज जो है यहाँ पे दी गई है। अब आप यहाँ पे खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, बोथ डेट्स आर इंक्लूडेड, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी आपके पास कमर्शियल पायलट का लाइसेंस है जो DGCA अप्रूव्ड है, तो कहीं ना कहीं आपको रिलैक्सेशन 26 साल तक मिल जाती है। तो उस केस में जो डेट्स हैं वो इस ये बन जाएंगी 1 जनवरी 2007 आपकी लास्ट डेट होगी, ठीक है। वहीं अगर ग्राउंड ड्यूटी में बोथ टेक्निकल नॉन टेक्निकल, ये था फ्लाइंग ब्रांच के लिए यानी पायलट के लिए। ग्राउंड ड्यूटी के लिए बाय डिफ़ॉल्ट 0 से 26 ईयर्स होती है, ठीक है, और उसमें जो रेंज है वो है 2 जनवरी 2001 टू 1 जनवरी 2007, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैरिटल स्टेज में अनमैरिड होने चाहिए और बाकी कुछ ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। बहुत डाउट होता है कि सर एफकैट ये लोग भर सकते हैं, ये लोग नहीं भर सकते हैं, कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। एज का मैंने आपको बता दिया, आपका अगर आपका ईयर और आपका मंथ इसके बीच में है तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उसमें डाउटफुल मत रहिएगा कि सर जैसे अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ अगर मैं बोलूँ जैसे कि 2 अगस्त 2006 है, तो ये 2006 का इसके बीच में है, बिल्कुल है, ठीक है। तो इसके इंक्लूडेड इसके अंदर है तो अल्टीमेटली आप एलिजिबल हो। फिर 2 अगस्त 2006 का इस रेंज में है, बिल्कुल है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप एलिजिबल हो, आप एग्जाम दे सकते हो, सिंपल, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है, क्योंकि बहुत लोगों को डाउट, सर मैं तो BA है किया, मैंने अकाउंट्स किया है, मैं तो BCom हूँ, या मैंने BTech में ये डिग्री की, एलिजिबल हुए नहीं। सारे डाउट्स मैं इस एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले सेक्शन में क्लियर करता हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, डेट ऑफ बर्थ से इससे पहले डेट ऑफ बर्थ के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट बोल्ड पॉइंट जो ये है, ये मेंशन है, ये मैं आपको बता देता हूँ। द कैंडिडेट शुड एक्सरसाइज ड्यू केयर व्हाइल एंटरिंग देयर डेट ऑफ बर्थ, ध्यान रखना, ठीक है। इफ नो वेरिफिकेशन सब्सिक्वेंट वेरिएशन इज फाउंड इन देयर डेट ऑफ बर्थ, कहने का मतलब है जो आपके मैट्रिकुलेशन में लिखा है ना, प्लीज़ आप उसी को ही फिल करें, ठीक है। और इधर उधर की नहीं, सर मेरे आधार कार्ड में ये है, मेरे ड्राइविंग लाइसेंस में ये है, मेरे वोटर कार्ड में ये, तो वो लोग कुछ नहीं मानेंगे। सिंपल चीज़ है, अगर आपकी 10th में जो डेट ऑफ बर्थ है, 10th की जो मार्कशीट पे होगी वही अप्रूव्ड होगी, तो प्लीज़ इधर उधर की डेट ऑफ बर्थ मत लिखना, ठीक है। बहुत इशूज़ होते हैं AFSB में, ठीक है, वहाँ पे फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाता है, वहाँ पे फिर कैंडिडेचर को होल्ड कराया जाता है और काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। बेटर ये है कि ये सारी चीज़ें जब आप अपना फॉर्म फिल करें ना ऑनलाइन, जब अपना आप रिटन एग्जाम के लिए भी करें और अपनी AFSB की भी डेट डालें, तो मेक श्योर आप डेट ऑफ बर्थ ये सारी चीज़ें जिस तरीके से इंस्ट्रक्शन दी गई हैं उसी तरीके से ही फॉलोअप करें, ठीक है।
अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता देता हूँ कि सबसे पहली चीज़ तो आपके 10+2 लेवल पर मिनिमम 50% मार्क्स तो होने चाहिए, किसमें, मैथ्स एंड फिजिक्स में। इसके बाद आपने, अब देखो आपने 12th में अगर आपके फिजिक्स, फ्लाइंग ब्रांच की बता रहा हूँ मैं, ठीक है, फिर आगे भी बताऊँगा बाकी। तो फ्लाइंग ब्रांच में अगर आपका मैथमेटिक्स और फिजिक्स है, ठीक है, अगर आपने उस सब्जेक्ट में अपनी क्लास 12 करी है, 50% से ऊपर है, तो पहली बात, पहली स्टेज तो ये है। और उसके बाद लिखा है एंड मतलब इसके साथ साथ अगर आपने कोई भी ग्रेजुएशन करी है, देखो यहाँ लिखा है, कंफ्यूज मत हुआ करो कि फ्लाइंग ब्रांच के लिए बीटेक ही चाहिए, इंजीनियरिंग ही चाहिए। यहाँ लिखा है ग्रेजुएशन विद मिनिमम 3 इयर्स डिग्री, कोई ना कोई, जैसे बीएससी बीसीए जो है तो ये 3 ईयर डिग्री होती है ना, बिल्कुल सही बात है। और कहीं ना कहीं उसके अंदर आपके 60% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम, यानी कि जिसको हम फर्स्ट क्लास मार्क्स कहते हैं उतने होने ही चाहिए। ये तो, या फिर और अगर आपके पास ये नहीं है, अगर आप बीएससी बीसीए बीए, देखो बीए वाले भी हैं, यहाँ ग्रेजुएशन लिखा है भैया, ध्यान रखो। तो इसके अंदर जितने भी ग्रेजुएशन कोर्स हैं जिनकी ड्यूरेशन 3 इयर्स है ना, आप हो एलिजिबल, लेकिन कंसिडर बस ये इसके साथ फुलफिल होनी चाहिए, तभी एंड लिखा हुआ है। क्योंकि कुछ कुछ लोग होते हैं, जैसे उन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, या पीसीएम या पीसीएम में जो है क्लास 12 करी होती है, लेकिन उनकी ग्रेजुएशन किसी और फील्ड में होती है, तो वो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो आप फ्लाइंग के लिए एलिजिबल हो, और आपकी डेट ऑफ बर्थ, और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ उस रेंज में है, यानी आप 20 to 24 ईयर्स की रेंज में हो, यानी कि यहाँ पे जैसे कि मैं बताऊँ कि 1 जनवरी 2027, 1 जनवरी 2027 से 2 जनवरी 2023 से लेकर 1 जनवरी 2007 के बीच में अगर आप हो तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। और ये मैंने आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताया। या फिर आपने कोई भी बीई या बीटेक डिग्री 4 इयर्स का कोर्स करा हुआ है, अगेन उसमें भी 60% मार्क्स मिनिमम चाहिए। या फिर और आगे ना अब ये, या फिर आपने हु हैव क्लियर्ड अ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी एग्जामिनेशन ऑफ एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया या एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद अ मिनिमम 60% और 60% मार्क्स इक्वलेंट। जो भी जिन्होंने स्पेशली अगर इस चीज़ में किया है तो वो भी एलिजिबल हैं। और करके लिखा, कोई भी एक चलेगा, इनमें से कोई भी एक चलेगा। और ऑब्वियस बात है कोई एक ही कर पाएगा बंदा भी, ठीक है, तीनों या दो तो नहीं कर सकता। तो लेकिन ये ध्यान रखना कि आपके 10+2 में मैथमेटिक्स और फिजिक्स जरूर होनी चाहिए, ये उन्होंने कंपलसरी मांगा है, ठीक है, फ्लाइंग ब्रांच के लिए। क्लियर हुआ? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना यार, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ग्राउंड ड्यूटी की बात करते हैं। अब ग्राउंड ड्यूटी में 2 बात आती है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की। सबसे पहले टेक्निकल की बात करें। टेक्निकल में जो मैंने बताया ना, कोड दिया हुआ है AEL, यानी कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। इसके अंदर बताया है कि अगेन 10+2 लेवल पे 50% फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स कंपलसरी है। MSc अगर आपने कर रखी है इलेक्ट्रॉनिक्स की, 50% मार्क्स, वो भी सही है। विद BSc इन फिजिक्स विद मिनिमम 60%, ठीक है। विद आया ना, विद आया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एक हो गया। अपनी क्वालिफिकेशन चेक करते रहो, ठीक है। A minimum 4-year degree graduation course और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स इन इंजीनियरिंग स्टैट टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एक सेक्शन ये हुआ। अब आप इसमें देख लो, कोई भी अगर आपने 4 ईयर का कोर्स किया हुआ है पोस्ट ग्रेजुएशन जिसके इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी, कोई भी हो सकता है वो। और अब थर्ड वन, क्लियर्ड सेक्शन ए सेक्शन बी एग्जामिनेशन, वही जो यहाँ लिखा था, उसमें भी अगर आपने करा है विद 60% मार्क्स, ठीक है, तो वो भी चलेगा। अब देखिए इसके अलावा अगर आपने कोई भी ऐसे कोर्सेज जो जिनका नाम इस पूरी लिस्ट में मेंशन्ड है, ठीक है, इस पूरी लिस्ट में मेंशन्ड है, कोई भी कोर्स अगर आपने इसमें से किया तो भी आप एलिजिबल हैं, यहाँ लिखा हुआ है। इसके अलावा भी अगर आपने 60% मार्क्स जो है उससे ज़्यादा जो है लिए हुए हैं ना इनमें से किसी भी कोर्स में, तो वो भी आप एलिजिबल हैं। और भी लिस्ट है, आप एक बार इसको अच्छे से टैली जरूर कर लेना, ठीक है। ये लिस्ट आपको पूरी नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। नोटिफिकेशन का जो डाउनलोड लिंक है वो मैं आपको अटैच करके दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। क्लियर? ठीक है, आप यहाँ से अपना पूरा का पूरा कोर्स जो भी आप जिसमें डोमेन में आपने किया है, ठीक है, यहाँ तक है ये पूरी की पूरी लिस्ट। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल AEM जो कोड था जो हमने इनिशियली देखा था, ठीक है। उसमें भी अगेन वही सेम 10+2 लेवल पर जो है 50% मार्क्स आपके फिजिक्स और मैथमेटिक्स में होने ही चाहिए। उसके बाद एंड आ गया, देखो अब एंड आ गया, ध्यान रखना, ठीक है। एंड मिनिमम 4 ईयर डिग्री, अब इसके साथ मिनिमम 4 ईयर डिग्री जो भी यहाँ पे लिखा है विद इंजीनियरिंग / टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और अगर आपने सेक्शन ए सेक्शन बी एग्जामिनेशन किसी भी एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स या फिर एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया यहाँ से किए हैं, 60% मिनिमम मार्क्स। अगर उसमें कौन कौन से डिसिप्लिन, ये सारी लिस्ट इसमें भी मेंशन है, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसको मैच करके एक बार देख सकते हैं, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन हो रहा है। इसके बाहर अगर कुछ है तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने यही कोर्सेज मेंशन करे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांचेस की बात करते हैं, ठीक है। वो 2 टेक्निकल, आप है नॉन टेक्निकल में का वेपन सिस्टम ब्रांच भी आता है। वेपन सिस्टम के लिए स्पेसिफिकली ध्यान रखना कि उन्होंने मैथ्स और फिजिक्स मांगा है।
अगर आपकी क्लास 12th में आप कॉमर्स स्टूडेंट रहे हैं, आर्ट्स स्टूडेंट रहे हैं, तो वेपन सिस्टम के लिए वो नहीं कर सकते हैं, अप्लाई नहीं कर सकते हैं, फिर आप एडमिनिस्ट्रेशन या फिर लॉजिस्टिक्स के लिए कीजिए, ये चीज़ है सिंपल, ठीक है। अब मैं बताऊंगा आगे उसमें। तो वेपन सिस्टम जो है वो आपका 50% मैथ्स फिजिक्स में 10+2 लेवल में मांगता है। ग्रेजुएशन, कोई भी ग्रेजुएशन 3 साल की चलेगी, ध्यान रखना, ठीक है। कोई भी ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग है तो भी चलेगी, वो तो कंफर्म है, ठीक है। तब यहाँ और लिखा हुआ है, दोनों में से कोई भी एक। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स के लिए, पास 10+2 बोला है, इसके अंदर कोई भी आपका मैथ्स फिजिक्स की कंपल्शन नहीं है, तो आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। कंफ्यूज नहीं रहना, ध्यान रखना, क्लियर। उसके बाद कोई भी आपने डिग्री 60% मार्क्स के साथ ली हो, या फिर सेक्शन ए सेक्शन बी एग्जामिनेशन, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट अकाउंट्स ब्रांच। अकाउंट्स ब्रांच स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए होता है, पहली बात तो 10+2 करी हो और उन्होंने बीकॉम डिग्री ली हो। तो कोई होता है जिन्होंने बीकॉम डिग्री करी है, उनको भी डाउट होता है हम एफकैट के लिए एलिजिबल हैं। हाँ, आप अकाउंट्स ब्रांच के लिए एलिजिबल हो, ध्यान रखना, ठीक है। और या फिर किसी ने बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशलाइजेशन बीए करा है, बीए फाइनेंस, ध्यान रखना, ठीक है। आपका बैचलर ऑफ या फिर बीबीए जिसको बोलते हैं, ठीक है। बीबीए आपका हो गया बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें स्पेशलाइजेशन आपका फाइनेंस में होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो। या मैनेजमेंट स्टडीज़ हो विद स्पेशलाइजेशन फाइनेंस, या बिजनेस स्टडीज़ हो विद स्पेशलाइजेशन फाइनेंस। अगर आपका फाइनेंस स्पेशलाइजेशन तो ही आप एलिजिबल हो। क्वालिफाइड सीए, सीएमए, सीएस, सीएफए, ठीक है। और बीएससी विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, इनमें से कोई भी चलेगा, क्लियर, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं अब आपका, ठीक है। नेक्स्ट है एजुकेशन ब्रांच के लिए। एजुकेशन ब्रांच के लिए अगेन 10+2 आपका पास होना चाहिए, किसी भी डोमेन में आपने किया हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद 50% मार्क्स इन एनी डिसिप्लिन इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफरिंग पीजी सिंगल डिग्री। अभी जो भी चीज़ें हैं एक बार देख लेते हैं इनको। विद 60% मार्क्स इन ग्रेजुएशन। देखो, किसी के साथ किसी एजुकेशन ब्रांच के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं जब आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी हो इन एनी डिसिप्लिन। पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ध्यान रखना बस, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए और ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी में आपका 10+2 पास होनी चाहिए किसी भी उसमें। बीएससी में फिजिक्स मैथमेटिक्स होनी चाहिए विद 60% मार्क्स, ठीक है। और अगर आपके पास, अगर आपने कोई इंजीनियर टेक्नोलॉजी कोर्स किया तो उसमें कोर्सेज की लिस्ट लिखी हुई है, इनमें से होना चाहिए वो, ठीक है। लेकिन बीएससी में फिजिक्स मैथमेटिक्स है तो आप मेट्रोलॉजी के लिए एलिजिबल हो, ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है। मोर ओवर नोट 1 क्या बोला, ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव गिवन 12th स्टैंडर्ड एंड 10+2 पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन आर एलिजिबल फॉर अप्लाई फॉर दीज कोर्सेज, ठीक है। ये भी ठीक है। देन एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ, 2 सीट्स आर रिजर्व फॉर लॉ क्वालिफाइड। ये बहुत कम लोग बताते भी है, जानते भी हैं, पता ही नहीं होता लोगों को, समझ लो। 2 सीट्स आर रिजर्व फॉर लॉ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच एंड द कैंडिडेट दस सेलेक्टेड मे गेट एम्प्लॉयड ऑन लीगल ड्यूटीज ऑफ द आईएएफ, ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर आपने लॉ किया है तो कहीं ना कहीं आपको 2 सीट्स रिजर्वेशन वहाँ पे भी एक्स्ट्रा मिल जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये लोगों को पता नहीं होता है, बहुत कम लोगों को आइडिया होता है इस चीज़ का। नेक्स्ट अगर बात करें, देखो सीजीपीए, जो अगर आपके कॉलेज में सीजीपीए का कल्चर है, ग्रेडिंग कल्चर है, तो आपको उसका कन्वर्जन फार्मूला पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ठीक है। ये नहीं पता होता है, एएफएसबी में भाई मांगते हैं वो परसेंटेज देखते हैं यार। आप जब जाओगे ना इंटरव्यू तो वो परसेंटेज बोलते हैं। आपकी सीजीपी 6.4 है, सबका अपना अपना कन्वर्जन फार्मूला होता है, ठीक है। तो उस कन्वर्जन फार्मूला के हिसाब से आपकी 60% से प्लस बननी चाहिए, ध्यान रखना बस ये, ठीक है। या तो अपना कन्वर्जन फार्मूला अपनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज से ज़रूर पता कर लें, ठीक है, ठीक है। बाकी यहाँ पे लिखा भी है, इन केस इन द यूनिवर्सिटी डज नॉट हैव एनी स्कीम फॉर कन्वर्टिंग सीजीपी टू परसेंटेज कन्वर्जन, सीजीपी विल बी कन्वर्टेड इनटू 10 पॉइंट स्केल एंड मल्टीप्लाई बाय 10 टू गेट द इक्विवेलेंट परसेंटेज। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। बट होती है सबकी, अगर रखी होती है, फिर भी अगर नहीं है तो इन्होंने यहाँ पे भी खुद बता दिया है, ठीक है, क्लियर। ओके, नेक्स्ट कैंडिडेट्स को स्टडिंग इन फाइनल ईयर सेमेस्टर। अब देखो फाइनल ईयर वालों को बहुत डाउट रहता है सर, फाइनल ईयर वाले कैसे क्या क्या उनका रहता है, तो वो सारी चीज़ें भी इस नोट 4 में लिखी है, वो भी आपको क्लियर पढ़ के बता देता हूँ। तो क्या कह रहे हैं, कैंडिडेट्स हु आर स्टडिंग इन फाइनल ईयर सेमेस्टर, ठीक है, फाइनल ईयर सेमेस्टर, एक सेकेंड, ठीक है। तो उनको ध्यान रखना कि सबसे पहली चीज़, डज नॉट हैव एनी प्रेजेंट बैकलॉग एंड शुड हैव स्कोर्ड मिनिमम 60% अप टू द लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर तक, इतना तो होना चाहिए, तभी ऑब्वियसली बात, तभी ओवरऑल जो 60% या उससे ज़्यादा आएगा ही आएगा, ठीक है। मोर ओवर दे आर रिक्वायर्ड टू सबमिट प्रूफ ऑफ कंप्लीशन ऑफ देयर फाइनल एग्जाम्स बाय
30 नवंबर 26 बोला है, यानी अगले साल के 30, क्योंकि कोर्स स्टार्ट आपका हो जाता है जनवरी में, कोर्स स्टार्ट होता है, ठीक है। तो उस मतलब ज्वाइनिंग से पहले आपको ये प्रूफ अपना डिग्री सर्टिफिकेट के साथ पूरा कंप्लीशन आपको देना, सबमिट करना पड़ेगा। मतलब आप AFSP जा सकते हो, ठीक है। अगर फाइनल ईयर स्टूडेंट AFSP तक जा सकता है अपनी मार्कशीट के बेसिस पर, ठीक है। लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपके पास अपने फाइनल एग्जाम्स तक की डेट प्लस डिग्री की जो डेडलाइन है वो 30 नवंबर 26 दी हुई है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एंड इंडिकेट लाइकली डेट और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, नो रिक्वेस्ट एक्सटेंडिंग दिस डेट विल बी एंटरटेन, वो सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हुई है। कैंडिडेट्स हु हैव फेल्ड द कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन जैसे CPSS अगर फेल कर दिया है इन अर्लियर अटेम्प्ट, पहले कहीं फेल कर दिया है तो आप फ्लाइंग के लिए नहीं जा सकते हैं, या कोई भी फ्लाइट कैडेट सस्पेंड है फ्रॉम फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल at Air Force Academy will not be eligible to apply in flying branch। ये आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट नोट 6 क्या कह रहा है, कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट्स कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर वेपन सिस्टम ब्रांच मे हैव अंडरगो फ्लाइंग ट्रेनिंग एंड देयर आफ्टर अंडरटेक फ्लाइंग ड्यूटीज ऑल्सो, ठीक है। ये चीज़ भी हो सकती है इन फ्यूचर, तो इसलिए वेपन सिस्टम अगर आप एलिजिबल हो तो वेपन सिस्टम ज़रूर अपनी प्रेफरेंस रखें, हो सकता है इन फ्यूचर आपको फ्लाई करने का भी मौका मिले, ऐसा रहता है, ठीक है। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स अपेंडिक्स ए में है, वो भी दिखा दूंगा। ये इनकी वेबसाइट है हाउ टू अप्लाई के लिए। ये इन्होंने कहीं ना कहीं सारी जनरल इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पे लिख दी हैं, क्या क्या चीज़ें लगेंगी। मेक श्योर आप अपने जो फोटोग्राफ है, जो थंब इंप्रेशन है, उसको रेडी रखेंगे। मैं बता दूंगा क्या क्या है, इसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, ठीक है। ये सारा आपका इस तरीके से वो खुलेगा, जब आप उसको ओपन करोगे ना तो ये सारी चीज़ें, ये देखो इस कैटेगरी के अंदर आपको गो टू एप्लीकेशन, ठीक है, तो सारी डिटेल्स भरना, अपने सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट गेटवे, ठीक है। ये सारी उन्होंने प्रोसेस जो है वो एक्सप्लेन करी हुई है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 वाला, ठीक है। नेक्स्ट मेक श्योर आप अपनी पेमेंट जरूर कंप्लीट कर लें, तभी आपका फॉर्म जो है सबमिटेड माना जाएगा। ये है आपको फोटोग्राफ के साइज, ये आपको पहले ही रेडी रख लो यार, ये सारी चीज़ें, ठीक है। एग्जाम के टाइम पे फिर फॉर्म फिलिंग के टाइम पे जो है फिर बड़ा डाउट आता है कि कौन सा साइज़ क्या साइज़। तो फोटोग्राफ सिग्नेचर के जो रेशियोज़ हैं वो ये ऑलरेडी मैंशनड है, ठीक है। उनका फॉर्मेट भी मैंशनड है, इस नाम से ध्यान रखना। एक चीज़ और बताता हूँ, सिर्फ स्कैन करके अपने फ़ोन या लैपटॉप में या टैबलेट में सिर्फ सेव करके नहीं रखना कि बस फोटो सेव करके रख दी किसी भी XYZ नाम से, ऐसे नहीं करना है। जो आपका नेम होना चाहिए वो ये नेम होना चाहिए, पासपोर्ट फोटोग्राफ या फिर पासपोर्ट फोटोग्राफ JPEG फॉर्मेट भी चेक कर लो। सिग्नेचर का नाम ही ये सिग्नेचर होना चाहिए, ध्यान रखना। साइज़ इसी के बीच में होना चाहिए, इससे ना कम ना ज़्यादा, ध्यान रखना। थंब इंप्रेशन का साइज़ भी यहाँ मेंशन्ड है, उसका फॉर्मेट मेंशन्ड है, ठीक है। एंड थंब इंप्रेशन जो PDF फॉर्मेट में भी चल जाएगा, लेकिन बाकी ऊपर नहीं चलेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। नाम क्या सेव करना है आपको अपने डिवाइस में, thumbimpression.jpg, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, ना यही पिक करेगा, वो उठाएगा ही नहीं तो सिस्टम उठाएगा नहीं, ये बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम जनरेटेड स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट ये वही, उसके बाद आप अपना पेमेंट करेंगे। 550 वैसे फीस है, प्लस GST 18% GST लगा के जो भी बनेगी वो फाइनल आपको लग जाएगा। नॉट एप्लीकेबल फॉर NCC स्पेशल एंट्री के लिए कोई भी फीस नहीं है, ये FCAT जो रिटन एग्जामिनेशन देंगे उनके लिए है, ठीक है। अगर आप दोनों दे रहे हैं तो दोनों आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंट जरूर कर लें, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे, प्लीज़ रिटेन द प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म विद यू फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस, ठीक है, इन्होंने लिखा हुआ है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट कुछ भी अगर डाउट्स अगर आपको आते हैं तो इन्होंने मोबाइल नंबर भी शेयर किया हुआ है, आप कॉल कर सकते हैं। टाइमिंग्स मेंशन्ड है, डेज मेंशन्ड है, ठीक है, ध्यान रखना बस ये आपका, अगर आप कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है, कोई दिक्कत आती है, आप वाइल फिलिंग योर फॉर्म, फिलिंग योर डिटेल्स, तो आप इस पर भी मेल करके अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं, तो पूरी हेल्प आपको मिलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और एक ही चीज़ और बताता हूँ, 31 जनवरी को तो पता लग गया कि यहाँ एग्जाम होना है। एडमिट कार्ड की भी डेट बता दी है इन्होंने, 22 जनवरी को एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, तो वहाँ से जरूर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। सारी चीज़ें पहले ही काफ़ी डिटेल वे में इन्होंने आपको बता दी हैं, ये सारी चीज़ें। अगेन फॉर्मेट्स को दोबारा यहाँ लिख दिया है, प्लीज़ यहाँ देख लेना। यहाँ एक और चीज़ बताता हूँ, लेफ़्ट थंब मेल के लिए, राइट थंब फीमेल के लिए, तो प्लीज़ आप उस चीज़ का भी ध्यान रखना, ये नहीं कि लेफ़्ट का राइट, राइट का लेफ़्ट हो जाए, ठीक है। स्टैम्प पैड की इंक का ही ना प्लेन ब्लैंक पेपर, इसी चीज़ को फॉलो करके ये डॉक्यूमेंट्स पहले ही रेडी रख लो, जल्दी से फॉर्म भर लो और तैयारी भी लग जाओ। ये नहीं कि अगर 14 दिसंबर जो है लास्ट डेट है तो 13 दिसंबर को फॉर्म भर रहे हो, प्लीज़ ऐसे लास्ट डेडलाइंस पे चीज़ें अपने ना करें। पहले से ही नोटिफिकेशन को मैंने अच्छे से समझा दिया है, अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से ही रेडी रख लो। एग्ज़ाम भी इस बार जल्दी हो रहा है भाई, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है आपकी AFSBs भी जल्दी चालू हो जाएंगी, ठीक है। ये देखो, ये सारी चीज़ें जैसे ऑनलाइन फॉर्म किस तरीके से आपको दिखेगा, वो सारी चीज़ें इन्होंने बताई हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे दोबारा से फ़ीस के बारे में बता दिया है।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये सारा जो आपको फॉर्मेट ऐसे आपको जो दिखेगा, जब आप खोलोगे ना, ओपन करोगे तो ये सारा फॉर्मेट आपको वेबसाइट पे दिखेगा, वही चीज़ दिखा रखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये सारी चीज़ें अपनी एजुकेशन जो भी ग्रेजुएशन टाइप कौन से उसमें आता है, कैटेगरी फॉल आप किसके अंदर कर रहे हो वो ध्यान से अच्छे से देख लेंगे। ये सारा वो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो आपको वेबसाइट पे फॉर्म फिलिंग के टाइम पे मिलेगा, ध्यान रखना। ये देखो दोबारा से मेंशन है यार, प्लीज़ इसमें गड़बड़ मत करना। यहाँ थंब इम्प्रेशन लड़कों का लेफ्ट और लड़कियों को जो राइट रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखा हुआ है, दोबारा बता देता हूँ, नहीं तो लेफ्ट उल्टा पुल्टा लगा देते हैं, फिर गड़बड़ हो जाती है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका ये सारा वेबसाइट का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये सर्विस पर्सन्स के लिए, सर्विस एयरमैन के लिए कंडीशंस हैं। एनओसी अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनके लिए, परमिशन फॉर एम्प्लॉयर, कोई भी अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ से ज़रूर अपनी परमिशन लेके आएंगे व्हेन यू आर गोइंग फॉर AFSB, ठीक है, AFSB के लिए। और नेक्स्ट रेफरेंस फॉर कम्युनिकेशन, देखो यहाँ पे ध्यान रखना कि अपनी वैलिड ईमेल आईडीज़ और प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि उसी के ऊपर सारी आपको डिटेल्स भेजी जाएंगी, ठीक है, ये उन्होंने मेंशन किया है। बाकी NCC C सर्टिफिकेट, एयर विंग सीनियर डिवीजन C सर्टिफिकेशन होना बड़ा ज़रूरी है अगर आप NCC स्पेशल एंट्री के लिए जाना चाहते हैं। एग्जामिनेशन की डेट इन्होंने ऑलरेडी बता दी है, 31 जनवरी 26 सैटरडे वो डे रहेगा, वहाँ पे होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये एग्जामिनेशन जैसे मैंने आपको बताया, ये एग्जामिनेशन जो है एक ही शिफ्ट में अभी तक लिस्टेड है, जिसमें कैंडिडेट की रिपोर्टिंग टाइम, गेट क्लोजिंग टाइम, वेरिफिकेशन, रीडिंग इंस्ट्रक्शन एंड एग्ज़ाम का टाइम 10 से 12 के बीच में हर एक चीज़ डिटेल में मेंशन है, ठीक है। एग्ज़ाम का जो ओवरऑल जो सिलेबस का जो पैटर्न है, वो जो पैटर्न है जिसमें एग्ज़ाम कंडक्ट करा जाएगा वो सेम रहेगा। जनरल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, यानी कि आपके 4 सेक्शन होंगे जिसके अंदर आपका आता है जनरल अवेयरनेस, ठीक है, इंग्लिश हो गया, और आपका रीजनिंग, जिसमें हम रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड कहते हैं, ठीक है, एंड प्लस आपका मैथमेटिक्स हो गया। ये सेक्शन तो सेम है, मार्क्स भी से, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी सेम है, टोटल मार्क्स भी सेम है, ड्यूरेशन भी सेम है, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। 3 marks for one correct answer and 1 mark will be deducted for incorrect answer and no marks for unattended question। नॉर्मलाइजेशन इन्होंने दी है, बट इसमें एक चीज़ इन्होंने लिखा है, नॉर्मलाइजेशन देखो फॉर्मूला तो दिया है इन्होंने, बट यहाँ पे लिखा है कि इफ़ वेन एवर द नंबर ऑफ शिफ्ट इज मोर देन 1, बट यहाँ पे शिफ्ट मेंशन जो की है वो 1 ही की है, एक ही शिफ्ट मेंशन की है। तो देखो अभी तक तो एक ही शिफ्ट है एज पर नोटिफिकेशन। इन फ्यूचर अगर कुछ चेंजेस आए तो बात अलग होती है, बट अभी तक तो आप एक ही यही चीज़ समझ के चलो कि एक ही दिन ये एग्ज़ाम कंडक्ट होना है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का तो कोई चांस ही नहीं है, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा इस बार, ठीक है। भले इन्होंने फॉर्मूला दिया है फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो, बट हाँ, अगर इन केस अगर इन फ्यूचर में कुछ भी चेंजेस ऐसे होते हैं कि एक से ज़्यादा शिफ्ट में, क्योंकि देखो ये सब्जेक्टिव इसलिए भी आप एक चीज़ को समझ के रखो, ये इन्होंने मार्किंग स्कीम इसलिए दे दी है प्रायर कि नंबर ऑफ़ फॉर्म फिलिंग पे भी डिपेंड करता है, नंबर ऑफ़ सेंटर्स पे भी डिपेंड करता है। अगर नंबर ऑफ़ फॉर्म फिलिंग इतनी हुई कि और जितने इनके पास सेंटर्स हुए, क्या ये एक दिन में उन सभी के सभी सेंटर्स में उतनी बड़ी स्ट्रेंथ को अकोमोडेट करके एग्ज़ाम जो है प्रॉपरली कंडक्ट करवा सकते हैं? अगर ये फिजिबल हुआ तो ही ये एग्ज़ाम एक दिन में हो पाएगा। अगर ऐसा होता है कि एग्ज़ाम एक दिन में नहीं हो पाएगा, क्योंकि हो सकता है नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा हों, या क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पैरेलली और ऑल इंडिया में और सारे एग्ज़ाम्स भी चल रहे होते हैं, ऑनलाइन बेस्ड एग्जामिनेशन, क्या पता उस टाइम पे उस दौरान पे कोई दूसरे एग्ज़ाम चल रहे हैं जिसकी वजह से सेंटर्स इतने उनके पास अवेलेबल ना हो, तो उन रीज़न पे शिफ्ट भी बढ़ाई जा सकती हैं। एक दिन में ही क्या पता 2 करवा लें शिफ्ट, 2 अलग अलग शिफ्ट में करवा लें, या 2 अलग अलग दिन में करवा लें, डिपेंड करता है कि। तो अभी तो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है, फॉर्म फिलिंग के बाद नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स कितने हैं, कितने फॉर्म भर रहे हैं, उस हिसाब से देखा जाएगा कि उतनी स्ट्रेंथ को क्या एक दिन में ही एक ही टाइम स्लॉट पर क्या सबका एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराया जा सकता है। तो अगर होगा तो डेफिनेटली ये एक दिन में ही हो जाएगा, ठीक है जी। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक, सारी चीज़ें क्लियर हुई एग्ज़ाम पैटर्न के रिगार्डिंग। अब बात करते हैं जो मोर इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में जो मैं आपको बोल भी रहा था, चेंजेस काफ़ी ज़्यादा आए हैं। इंग्लिश के सिलेबस में कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं है, वो आपको जो पहले आता था वही चीज़ें हैं, जनरल अवेयरनेस भी वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे रीजनिंग भी वही है, लेकिन मैथमेटिक्स में ऐड हो गया है, ठीक है। क्वेश्चंस तो 20 हैं, आपके 20 क्वेश्चंस ही मिलेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी डिफाइन नहीं है यहाँ पर, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग हेयर, ठीक है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस डिफाइन नहीं है। देखो यूजुअली जो पैटर्न रहता है नंबर ऑफ़ क्वेश्चन का, इंग्लिश 30, जनरल अवेयरनेस 25, रीजनिंग 25 और मैथमेटिक्स 20, जनरल देखो ये चीज़ रहती है।
लेकिन इन्होंने एक चीज़ में ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे मेंशन नहीं है कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे। अर्लियर एफकैट 1 2026 जो अभी होने वाला है, उससे पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए, यूजुअल पैटर्न जो है 95% केसेस में यही रहा है। बहुत हार्डली एक दो बार शायद चेंज हुआ था, बट मोस्ट ऑफ टाइम यही पैटर्न जो है मोस्ट एक्सेप्टेड पैटर्न रहा है क्वेश्चंस का। देखो, कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर ये सिलेबस में मैथमेटिक्स का सिलेबस अगर बढ़ाया है तो ऑब्वियसली बात है, चांसेस हैं कि कहीं ना कहीं प्लस माइनस कुछ क्वेश्चंस का हो जाए। आई एम नॉट श्योर, हो भी सकता है, बट अगेन वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। हमें प्रिपेयर्ड रहना है, उस हिसाब से हम चांस नहीं ले सकते, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जनरल हो सकता है कि इंग्लिश में 5 कम उठा के सबके 25 25 25 कर दें, कुछ भी हो सकता है। इंग्लिश के 30 ना दे के इंग्लिश के 25 ही दें, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें होती हैं, तो मेक श्योर आप उस, क्योंकि सिलेबस ऐड हुआ है तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है हर एक सिलेबस से कहीं हर एक पोर्शन से आने चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी मैथमेटिक्स में बढ़ सकते हैं, ये ध्यान देने वाली बहुत बात हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और मैथमेटिक्स में क्वेश्चन बढ़ना मतलब कि वो 2 घंटे में थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव और हो जाएगा एग्जाम, ठीक है। बाकी सब चीज़ सेम है, प्रोबेबिलिटी तो आती रही है पहली बार, लेकिन जो नई चीज़ें ऐड हुई हैं वो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। एलिमेंट्री मेंसुरेशन, ठीक है। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, यानी कि जो ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, स्टैटिस्टिक्स, मीन मीडियन मोड, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, इसके ऊपर क्वेश्चन, यानी कि एक्सपोनेंट्स पावर जैसे क्या होता है ना, इसमें क्वेश्चन आते हैं रूल बेस्ड, जैसे कि पावर ऑफ जैसे अगर मैं लिखता हूँ एक्स, तो पावर ऑफ पावर के ऊपर ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। और अगर मान लो सेम बेस है तो पावर्स के साथ क्या होता है माइनस, तो इस बेस के ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के ऊपर आपको एक क्वेश्चन दे देंगे, सॉल्व करके आंसर निकाल रहे होंगे। तो रूल्स बता रहा हूँ, जो फॉर्मूलेस बता रहा हूँ, यूजुअली होता है जैसे बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है, यहाँ सब्ट्रैक्ट होती हैं, यहाँ मल्टीप्लाई होती हैं, इस बेस के ऊपर क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, ठीक है। मीन मीडियन मोड का जो फॉर्मूला बेस्ड है, इन तीनों के बीच में रिलेशन जो होता है उस बेसिस के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। मेंसुरेशन जिसमें एरिया वगैरह, जैसे कौन दे दिया, ऐसे एक शेप का कौन दे दिया और बोला कि टोटल इसका पेरीमीटर कितना होगा, इसका पेरीमीटर पूछ लेंगे, ठीक है, कितना एरिया होगा ऐसे पूछ लेंगे। तो एलिमेंट्री लेवल की मेंसुरेशन यानी क्लास 10 लेवल की मेंसुरेशन आपको देखने को मिलेगी, यानी कि सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ठीक है, एंड हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, जो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, आपको ट्रिग्नोमेट्री समझनी है, जिसमें ऐसे एग्जांपल मैं कर दूं, जो जिस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है हाइट एंड डिस्टेंसेस में, जो अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, जो सीरियस में भी बनते हैं। जैसे कि एक मान लो पोल है, ठीक है, उसकी शैडो बन रही है, ठीक है, उसकी शैडो बन रही है ऐसे, तो वो पूछेगा कि इसकी लेंथ बताओ कितनी होगी हाइपोटेनस की, ठीक है, ऐसे पूछ लेगा। या फिर कभी कभी एक क्वेश्चन जो क्लास 10th लेवल पे हाइट एंड डिस्टेंस से पूछता है, जैसे एक पेड़ था, तूफान आया और वो गिर गया, तो बताओ कि टोटल लेंथ ऑफ द ट्री कितनी होगी। तो हमें ये कुछ दिया होगा, ठीक है, ये टूट के गिरा तो इसकी कुछ पता लगी होगी, मतलब ये डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे गिरा वो बता देंगे, फिर हम हाइपोटेनस निकालेंगे और ये इसमें ऐड कर देंगे तो टोटल लेंथ पता लग जाएगी। मतलब इस तरह के क्वेश्चन जो है एलिमेंट्री लेवल पर पूछता है, ठीक है। तो अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं सिलेबस बढ़ने के बाद, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल, अब कुछ जो है द स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वेश्चन विल बी मैट्रिकुलेशन लेवल, द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन ऑफ अदर सब्जेक्ट विल बी ग्रेजुएशन लेवल। ध्यान रखना, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स की बात करें तो आपको मैट्रिकुलेशन या 10th लेवल तक ही मिलेगा, जो मैंने एग्जांपल दिया वो 10th लेवल तक की ही आपको मैथमेटिक्स का दिया, ठीक है। तो अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अदर क्वेश्चंस के लिए ग्रेजुएशन लेवल तक की यानी इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस आपको उस लेवल तक की मिल सकती है। एक प्रैक्टिस सेट अगर आपने चेक करना है तो आप इस वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। इसका अगर आपको एक सोल्यूशन वीडियो चाहिए इस प्रैक्टिस सेट का, इसके एनालिसिस जो भी इन्होंने प्रैक्टिस सेट अपलोड कर रखा है उसके रिगार्डिंग एक एनालिसिस वीडियो चाहिए, वो भी मुझे बता देना, मैं आपको ज़रूर इसमें अवेयर भी कर दूंगा, ठीक है। बाकी इंस्ट्रक्शन फॉर ई एडमिट कार्ड आफ्टर एफकैट रिटन एग्जामिनेशन के लिए ये भी मैं एक बार आपको पढ़ देता हूँ। आई होप आपको ये सिलेबस वाला पार्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है, सिलेबस में क्या क्या चेंजेस आए हैं। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं कि जिन्होंने, पहली बात तो जो एप्लीकेशन को सक्सेसफुली सबमिट करेगा वही उसी का एडमिट कार्ड जो है 9 डेज़ पहले निकलेगा। ध्यान रखना, वेबसाइट यहाँ मेंशन है, यूज़र नेम और पासवर्ड आपको मिल जाएगा, रेडी रहेंगे। कुछ भी डाउट हो आप इस चीज़ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रिंट आउट ऑफ दिस, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने यहाँ पे पढ़ी थी वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, सो देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप सेंटर जाएंगे तो वहाँ पे ई एडमिट कार्ड तो लेके आना है, लेकिन आधार कार्ड ओरिजिनल चलेगा, फोटोकॉपी मत लेके आना। देखो यहाँ लिखा हुआ है,
तो ये सारी चीज़ें पहले ही बता दी हैं, बट चलो जब एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें भी लिखी होती हैं चीज़ें, ठीक है, वो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। सेकंड, फोटो आइडेंटिटी कार्ड इन ओरिजिनल सच एज पैन कार्ड, पासपोर्ट कार्ड, वो भी आप हैंडी रखेंगे, ठीक है, उसके लिए वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है नेम ऑफ द कैंडिडेट आधार, एंड सेकंड वैलिड फोटो आइडेंटिटी कार्ड मस्ट बी सेम एज मैट्रिकुलेशन। भाई ये प्लीज़ अपना करवा लेना, बहुत लोगों का इशू होता है, मैंने देखा है, ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर पे भी और एफएसबी में मैंने देखा है, आधार पे कुछ और नाम, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ लोगों के मिडिल नेम और लास्ट नेम भी होते हैं, तो किसी में मिडिल नेम गायब होता है, किसी में लास्ट नेम गायब होता है, प्लीज़ इसको अलाइन करवा लो। आपका हर एक जगह पे नाम आपकी जो क्लास 10th की जो मार्कशीट है उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये ध्यान रखना प्लीज़, ठीक है। उसको आप जितना जल्दी करवा लो उतना आपके लिए सारी प्रोसेस सिंपल रहेगी, आप बाकी चीज़ों पे फोकस कर पाओगे, ठीक है। 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटो लेके आनी, जो आप अपलोड करोगे एग्जामिनेशन फॉर्म फिलिंग के टाइम पे, ठीक है। बॉल पॉइंट पेन ब्लैक और ब्लू फॉर साइनिंग द अटेंडेंस शीट एंड रफ वर्क, ठीक है, ये अपने से लेकर आना है। सारी चीज़ें लिखी हैं, बट चलो एडमिट कार्ड पे भी चीज़ें लिखी हुई इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं, ठीक है। बाकी कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस और कहाँ कहाँ सिटीज़ हैं एफकैट की, ये यहाँ मेंशन है, ठीक है, देख लेना, इसको कितना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एफएसबी के लिए एफएसबी सेंटर्स यहाँ पे मेंशन है, और जब भी एग्ज़ाम हो जाएगा 5 सेंटर्स होते हैं, 1 एफएसबी 2 एफएसबी 3 4 5, जो पाँचों की लोकेशन यहाँ पे मेंशन है। जब भी एग्ज़ाम क्लियर जिन्होंने कर लोगे वहाँ पे इसी वेबसाइट पे जाके आप अपना कॉल अप लेटर और अपनी डेट सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी टैटूज़ के रिगार्डिंग, फिजिकल फिटनेस के रिगार्डिंग जो है ये सारी चीज़ें मेंशन हैं कि आपको क्या क्या, अगर आप एसएसबी के लिए जा रहे हैं, एफएसबी के लिए अपीयर हो रहे हैं, तो मिनिमम आपका इतनी पोटेंशियल तो होनी चाहिए। अगर इतना आप कर पा रहे हैं तो आप एफएसबी में जो भी ग्राउंड टेस्टिंग होगी उसमें आप ईजिली कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट नॉन परमिसिबल टैटूज़ कहाँ कहाँ जो अलाउड नहीं है, टैटूज़ के रिगार्डिंग जो भी, अगर किसी का बॉय टैटू है प्लीज़ इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। देन ट्रैवल अलाउंस की भी बात की है, किस किस को मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या रहेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जो जब आप एफएसबी के लिए जाओगे तो वो स्टेजेस पे भी बात की गई है, ठीक है। स्टेज 1 किस में इंक्लूडेड है, ठीक है, और स्टेज 2 एंड अल्टीमेटली स्टेज 3 आपका मेडिकल्स होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका डॉक्यूमेंट्स फॉर एफएसबी, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको जब आप एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे तब आपको पता लग ही जाएगा, ठीक है। सारी चीज़ें मेंशन है। फिजिकल कंडीशनिंग जो एकेडमी में किस तरीके से रहेगी, ट्रेनिंग इन एकेडमी एफएसबी में किस तरीके की ट्रेनिंग रहेगी, किस 62 वीक्स की होती है फॉर नॉन टेक्निकल, ठीक है, एंड 50 वीक्स है एयरफोर्स ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट, वो हिसाब से आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें फिजिकल कंडीशनिंग आपको थ्रू आउट द ट्रेनिंग की जाएगी। कुछ पर्क्स एंड अलाउंसेस ये मेंशन्ड है इसी में ही, आप एक बार गो थ्रू ज़रूर कर लेना, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस भी कवर होता है इसके अंदर, ठीक है, एंड ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार रीड कर लेना। अच्छा, मेडिकल स्टैंडर्ड्स के रिगार्डिंग बहुत लोगों को डाउट होता है, तो उसमें ये पेज है, ठीक है, पीडीएफ में ये बता देता हूँ मैं, पेज नंबर इट इज़ 28, ठीक है, 28 पेज नंबर पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अपेंडिक्स ए ही है जो स्टार्टिंग में बात की थी, ठीक है। तो इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आप एक बार अपने जिसके अंदर आई साइट वगैरह सारी चीज़ें आपको इसमें बर्थ मार्क्स वगैरह हैं, कुछ कोई भी चीज़ें हैं, स्पेशली जो डाउट मेजली हाइट वेट का, तो ये है हाइट वेट का यहाँ पे चार्ट भी आपको मिल जाएगा जो इन्होंने मेंशन किया है फॉर फीमेल्स एंड फीमेल्स बोथ, ठीक है। और मेन जो आई साइट का दूसरा जो इशू होता है लोगों को, उसका भी चार्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जस्ट शो यू। बाकी आप इसको पढ़ सकते हैं, किसी को अगर कुछ किसी भी तरह की मेडिकल कंडीशन है तो यहाँ से आप, इन्होंने बहुत डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। यही स्टैंडर्ड्स ये फॉलो करेंगे मेडिकल बोर्ड्स में भी, ठीक है। उसके बाद जस्ट मैं आपको बता देता हूँ, यस यहाँ पे ये है, ठीक है। अकोमोडेशन वैल्यूज़ एज वाइज, ठीक है, अकोमोडेशन इन सेंटीमीटर ये कुछ रेंज दी है, ठीक है। और यस दिस इज इट, ठीक है। तो ये आपका विजुअल स्टैंडर्ड फॉर कैंडिडेट्स एट इनिशियल एंट्रीज, ठीक है, ये हो गए विजुअल स्टैंडर्ड्स एंड स्टैंडर्ड फॉर ऑक्यूलर मसल बैलेंस फॉर फ्लाइंग ड्यूटीज़, इस तरीके से, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, आप एक बार देख लेना अगर आपको किसी भी तरीके से, हर एक उससे डिपार्टमेंट वाइज यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज मेंशन है, एक बार देख लेना। अकाउंट्स के लिए अलग है, ठीक है, मेट्रोलॉजी के लिए अलग है, AIM और AEM और AEL के लिए अलग है, एडम ATCF सीड वेपन सिस्टम के लिए अलग है, फ्लाइंग ब्रांच के लिए अलग है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप प्लीज़ इसको अपनी जो आप प्रेफरेंसेस भरोगे उसके हिसाब से ज़रूर देख लेना, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एफकैट नोटिफिकेशन इन डिटेल। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। फिर भी अगर कोई भी डाउट अगर आपको रह जाता है तो मेक श्योर आप या तो कमेंट में बता दें, या फिर आई हैव ऑलरेडी मैंशन माई नंबर, मैं एक बार फिर बता देता हूँ, 8950027881। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरीज जो है
कंप्लीट कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ हो। और अगर आपको प्रिपरेशन करनी है रिगार्डिंग की हाउ टू प्रिपेयर, उसकी गाइडेंस चाहिए तो डेफिनेटली आप मेरे को कॉन्टैक्ट करो, मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सी यू, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग। जय हिंद।